नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका, मेरे साथ है दिव्य और अभिषेक। बाजार में आज बैंक्स पे तो अच्छा खासा प्रेशर दिख रहा है जिस ओपनिंग नोट के साथ, क्योंकि एचडीएफसी एक बड़ा ड्रैगर था, लग रहा था कि सिर्फ डैमेज वहीं तक है। लेकिन आप दूसरे लार्ज कैप बैंक्स में भी देखें तो वहां पर भी अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी 800 पॉइंट से ज्यादा लुढ़क चुका है आज दिन भर के ट्रेड में, और लगातार आप देखें तो ये गिरावट बढ़ती चली जा रही है। बैंक्स पर इस वक्त बड़ा कंसर्न दिख रहा है, और साथ ही दूसरे जो स्पेसेस हैं उसमें मेटल जैसे स्पेसेस में मूव नहीं है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे दबाव है, सिर्फ ऑटो, एफएमसीजी और थोड़ा सा बाजार टिल्टेड आपको फार्मा साइड पे लग रहा है, और इस वजह डिफेंसिव साइड पे लग रहा है, इसलिए आपको कुछ पॉकेट्स में अभी भी हरे निशान में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। लेकिन बड़े कंसर्न्स क्या है? डिम्पी, गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। अभिषेक, डिम्पी, बात हम बार बार पिछले हफ्ते से कर रहे थे कि विक्स बढ़ रहा है, लेकिन शायद बाजार हायर लेवल्स पे कंफर्टेबल है। ये एक बड़ी सेल ऑफ बैंक्स में दिख रही है, अभी तक रीजन अपेरेंटली समझ नहीं आ रहा। एचडीएफसी का बैंक रीजन तो एक था, एचडीएफसी बैंक, लेकिन बैंक्स पे इतना बड़ा प्रेशर किस वजह से दिख रहा है? और अभी भी शॉर्ट्स फर्दर बने ही हुए हैं। देखिए, एक पुरानी कहावत है, जो जितनी स्पीड से बढ़ेगा और जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी स्पीड से नीचे आएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो कुछ वैसा ही आप बैंक निफ्टी पे भी मान के चलो। एक बात है कि आपको अच्छा, एक और पॉइंट भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। मैं आपको 4 दिन से बार बार नोटिस करा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी पे डिस्काउंट है, जबकि निफ्टी पे प्रीमियम चल रहा है। 60 पॉइंट का प्रीमियम, बैंक निफ्टी को 40 पॉइंट का डिस्काउंट क्यों? ऐसा क्यों कि बैंक निफ्टी आपको डिस्काउंट पे मिल जाती है और निफ्टी फ्यूचर्स के लिए आपको 60 पॉइंट का प्रीमियम देना पड़ता है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंकिंग काउंटर्स के अंदर तेजी है। एक पॉइंट पे आके आप फ्यूचर्स को खरीद नहीं रहे, आपको डाउट था, डर है, वो डर आज एचडीएफसी के दम से बाहर निकल रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एचडीएफसी ने बाजार को क्रैक किया। हाँ, बाजार ने एचडीएफसी को वो ट्रिगर दे दिया जिससे टिपिकली मार्केट को टूटना था। एक पॉइंट मैं आपके सामने और रखता हूँ, 8 दिनों में से 7 दिन आप तेज हो आप, और ये 7 दिन वो तेजी के हैं जब आपने 18,000 या मैं बोलूंगा कि 17,800 से लेकर 18,300 तक, 250 तक आप आए हो। ये 7 दिन वो सेशन थे, इसमें आप छुट्टी वुट्टी भी इंक्लूड कर लो आप। तो आप इसी से अंदाजा ला सकते हो, जब 8 में से आप 7 दिन चलोगे तो गिरावट कुछ इसी तरह की होनी थी। आ जाते हैं आगे। अब एचडीएफसी डैमेज कितना दे रहा है? अगर आप कुल मिला के पॉइंट्स देख रहे हो निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, तो मैं आपको बताता हूँ एचडीएफसी बैंक 750 पॉइंट का नुकसान दे रहा है बैंक निफ्टी को, और इसमें बैंक निफ्टी टूटा हुआ है करीब 800 पॉइंट, यानी कि मेजॉरिटी हिस्सा एचडीएफसी का है। जो अभी बता रहे थे आप प्रियंका कि दूसरे बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरे बैंक की वेटेज और परसेंटेज दोनों कम होने की वजह से नुकसान आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा, बट एचडीएफसी कर रहा है। दूसरा बात, एचडीएफसी की दोनों ट्विंस निफ्टी को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो करीब 130 पॉइंट का है, और निफ्टी इस समय टूटा हुआ है 140 से 150 पॉइंट, यानी कि यहां पर भी वेटेज एचडीएफसी की है। रिलायंस और आईसीआईसीआई इसको काउंटर कर रहे हैं, इसको हम इंडेक्स मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। एक और पॉइंट, आपको अगर यकीन नहीं हो रहा हो तो आप अपनी थोड़ा सा पीछे जाना होगा, आपको सिर्फ 12 घंटे पीछे। कल यही समय था जब हम 43,500 को ब्रेक कर रहे थे, ब्रेकआउट हुआ था इसी कार्यक्रम में। आज हमने इसी कार्यक्रम में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, आज 43,000 भी नहीं बचा। तो आप इसी से लगा लीजिए अंदाजा कि बाजार के अंदर सेलिंग और बाइंग हल्के मार्केट के अंदर बड़ी गंभीर हो जाती है। अगर किसी को नहीं हो रहा हो यकीन, तो सुबह हम जो डेरिवेटिव का लिंक देते हैं उसमें चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि बाजार हल्का है, कोई भी नेगेटिव खबर आएगी तो उसको आप बिल्कुल नोटिस कीजिएगा और मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा और तोड़ेगा भी। आज एचडीएफसी ने वो प्रूव करके दिखा दिया। एक और पॉइंट, इंडिया विक्स पे आते हैं। इंडिया विक्स आपका कल्प्रिट है इस समय वो इसलिए क्योंकि आप चले जा रहे हैं, बट विक्स और इस तरह गिर नहीं सकता। विक्स 10 पॉइंट पे आ गया था, और ये आप ऐसा समझिए कि आप सारी अच्छी खबरों को डिस्काउंट करके बैठे थे। अब कहीं ना कहीं आके एक भी बुरी खबर आएगी तो रिएक्शन कुछ ऐसा ही देगा मार्केट। अभी तो सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको कई दिनों से, 2-4 दिनों से तो कम से कम ये बता रहा हूं कि अब स्टॉप लॉस लगाना जरूरी नहीं, अति जरूरी हो गया है। और आप अगर नहीं लगा रहे हैं तो आपने जो भी बैंक निफ्टी के अंदर 3-4 दिनों में कमाया है वो एक दिन में आपसे लेके चला गया। आते हैं और सेक्टोरियल में क्या क्या हो रहा है। पीएसयूज बैंक, ऑटो सेक्टर्स में कुछ खरीदारी हो रही है, मेटल्स और आईटी में हल्की सी बिकवाली है। एक और चीज जो आज के डैमेज के साथ हुई है वो है कन्विक्शन, दैट इज कॉल्ड पीसीआर, पुट कॉल रेशो, वो 1 से नीचे पहुंच गई है। तो थोड़ा बियर्स का ग्रिप वापस आया है। आज गैप भी था
और ग्रिप भी गई है। तो बुल्स की ग्रिप गई और गैप मिला, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं। अब जरा ट्रेडर से स्क्रीन सामने ले आइए, फिर प्रियंका मेहमानों से जुड़ेंगी। सनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ जाएंगे, दीपेन मेहता होंगे, उनसे बातचीत होगी। आप जो ट्रेडिंग स्क्रीन है वो सामने रख दीजिए। इसमें आप जो स्टॉप लॉस और टारगेट देखेंगे ना निफ्टी बैंक निफ्टी के, वो थोड़े स्लाइड हो गए, यानी कि थोड़े नीचे आ गए हैं प्रियंका। बिल्कुल। तो एक ही दिन में आप कल कहाँ बात कर रहे थे कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ब्रेक, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तोड़ के बाजार और ऊपर की तरफ चाल दिखाएगा, 18,400 की बात कर रहे थे हम। लेकिन आज जिस तरह का ट्रेड है वो क्लियरली बैंक नहीं, ये हल्के बाजार में होगा। अगर आपका बाजार के पास भारीपन होता ना, यानी कि अगर आपके पास कम से कम 1.25 लाख के ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस खड़ी होती है, आप लिखवा लीजिए, अब भले आप HDFC को 2% टोज भी तोड़ देते तब भी बाजार नहीं टूटता। ये हल्के बाजार की पहचान है। ये लास्ट जो सीरीज हमारी गई है ये हल्के नोट पे गई थी। इस बार जो हमने ट्रांसफर लिया, यानी कि अगली सीरीज में रोल होके आए हैं, वो भी हल्के होके आए हैं। तो इसलिए हल्का बाजार तेजी और मंदी में रिएक्शन ऐसा देता है। आपको कल ध्यान होगा, कल 500 तोड़ने के बाद सिर्फ 4 मिनट लगे थे बैंक निफ्टी को 43,500 से 700 पहुंचने में। ये हल्के बाजार की पहचान है। ठीक है, तो पोजीशन लाइट है ऑलरेडी और एक तेजी 16,800 से आप चलते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर अब इन लेवल्स पर थोड़ी सी आप देख रहे हैं कि ट्रेडर्स भी कॉशियस होकर ट्रेड ले रहे हैं और बाजार में ऑलरेडी पोजीशंस लाइट थी। लेकिन इस माहौल में अब फंडामेंटल नजरिया क्या रखना चाहिए? दीपेन मेहता हमारे साथ बने हुए हैं। दीपेन, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में पढ़ रही थी, वो यूएस मार्केट्स पे थी, JP मॉर्गन की। उनका कहना था कि अब जो एक कंसेंसस व्यू बन रहा है वो लॉन्ग का व्यू बन रहा है इक्विटीज पर, और उसमें से कुछ स्पेसेस जो हैं जो वो यूएस मार्केट की तरफ से वो नरेटिव था कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी यूएस मार्केट्स में तो ओवरबॉट भी हुआ है। अगर ये कंसेंसस स्टेट लॉन्ग का बन रहा है और अगर हम इंडियन मार्केट्स में अब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एफआईज में एक फोमो वाली फीलिंग है और अब वो आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो क्या आप सेकेंड हाफ में, नेक्स्ट क्वार्टर से मई मंथ में अब हम तेजी के ही ट्रेड कुछ समय और देख सकते हैं? धन्यवाद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। और ये जो आपने बात की कंसेंसस व्यू की, आई थिंक ये इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट ऑन द होल मार्केट बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और आई थिंक नेक्स्ट फ्यू वीक्स मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं, इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट न्यू हाइज कैन सर्टनली बी रीच्ड एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न। और जो एफआईज की अगर थोड़ी बहुत भी बाइंग आ जाती है तो वो एक बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट होगी और उसकी वजह से आई एम श्योर मार्केट्स कैन स्केल टू न्यू हाइज। एक जगह पे जो कॉर्पोरेट न्यूज़ तो आ रहे हैं वो सभी पॉजिटिव आ रहे हैं, जितनी भी कंपनियों के नतीजे आए हैं जनरली दे आर बीन ऑन द पॉजिटिव साइड। और काफ़ी हद तक बड़ी बड़ी कंपनियों, निफ्टी, सेंसेक्स कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है एज पर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस, स्लाइटली बेटर देन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस। खाली खास एक आध दो डिसअपॉइंटमेंट आ चुकी होगी, बट बाय एंड लार्ज आंकड़े सब अच्छे आए हैं। और इस बेसिस पे मैं कहना चाहूँगा कि आई थिंक मार्केट्स में और स्कोप है बढ़ने के लिए। और अगर यूएस मार्केट्स में कोई नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं होती है, दे आर जनरली इवन इफ दे आर गोइंग साइडवेज, फिर भी हमारे मार्केट्स में आई थिंक वी विल सी आउट परफॉर्मेंस। तो ये एक अच्छा दौर है मार्केट के लिए और अगले कुछ हफ्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टर्स के लिए। दीपेन, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आज को अगर हम अपवाद मान लें तो बाजार एक तेजी के मोमेंटम में दिख रहा है और पूरी तरह से हम ये भी कह रहे हैं कि यूएस से डीकपल्ड है, क्योंकि उनके संकेतों को फॉलो हम नहीं कर रहे हैं। अपने हमारे जो क्यूज हैं, एफआईआईज के फ्लोज भी आने शुरू हो गए हैं, क्रूड कमजोर है, नतीजे अगर हम आईटी को छोड़ दें तो चौतरफा बेहतर नतीजे आ रहे हैं या फिर उम्मीद के मुताबिक आ रहे हैं। यहाँ से अगर किसी को सेक्टर चूज करना हो, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कमजोर बाजार में भी ऑटो चल रहे हैं, एंसिलरी स्पेस में बहुत अच्छी बाइंग है, आपके हिसाब से निवेश के लिए बेटर प्लेस क्या है इस वक्त? या बैंक्स, आई मीन अगर आपके पास बैंक्स नहीं है पोर्टफोलियो में या ट्रेडिंग पोजीशंस में, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बीट दी सेंसेक्स और निफ्टी। और आप देखेंगे तो आई थिंक सबसे बेहतर परफॉर्मेंस बैंक्स का ही आया है। और आई नो आज बैंक निफ्टी थोड़ा हल्का है, थोड़ा डाउन है, लेकिन जो आप देखेंगे ओवर द पास्ट सेवरल वीक्स, मे बी मंथ्स ऑल्सो, बैंक निफ्टी और बैंक शेयर्स हैव टेकन लीडरशिप पोजीशन। और उसकी वजह यह है कि आई थिंक लार्जली जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्लीन अप हो चुकी है, एनपीएस बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल पर है और अच्छी खासी क्रेडिट डिमांड हम देख रहे हैं। और एटलीस्ट ये तिमाही में वी आर सीइंग वेरी हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स एज वेल। तो मेरे ख्याल से बैंक्स में कम से कम 35-40% आपका, बैंक्स और एनबीएफसी मिलाकर 35-40% आपका प्रेफरेंस वेटेज होना चाहिए पोर्टफोलियो में। और बहुत सारे चॉइसेस है इन्वेस्टर्स के लिए।
अगर आप बहुत ही सेफ प्ले करना चाहेंगे तो एचडीएफसी बैंक है, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस आईसीआईसीआई है। फिर थोड़ा और रिस्क लेना चाहेंगे तो कुछ टियर 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी है, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन पर है। और फेडरल बैंक भी, ऑफ कोर्स वी आर एडवाइजिंग आवर क्लाइंट्स एज अ डिस्क्लोजर। और फिर पीएसयू बैंक्स भी है, राइट फ्रॉम एसबीआई ऑल द वे टू द वीकर प्लेयर्स लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अक्रॉस द बोर्ड जो है बैंक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट और कंफर्ट लेवल आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है विपिन, हमने ये देखा अर्निंग्स की आपने बात कही, बिल्कुल अर्निंग्स तो अच्छी आ ही रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, और यूएस में भी आप देखें तो वहाँ पर भी है कहीं ना कहीं S&P के लगभग 70-75% जो है वो बीट रहे हैं अब तक एस्टिमेशन। कुछ एक डेटा पॉइंट हमने भी तैयार किया जिसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्हें, और ये लार्ज कैप्स हैं मेजरली, और बहुत सारे काउंटर्स एफआईज के फैंसी काउंटर्स भी हैं जिनमें नंबर्स के बाद ब्रोकिंग हाउसेस का अपग्रेड भी आया है। उसमें बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स हैं, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पर लक्ष्य अपना डाउनग्रेड का या फिर टारगेट को भी घटाया है ब्रोकिंग हाउसेस ने। उसमें आप ये कुछ स्टॉक्स देख रहे हैं। किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आपको चूज करना हो जहां आपको अच्छे अपग्रेड के बाद लगता है कि एक डार्क हॉर्स हो सकता है, हम लेकर आएंगे वो स्टॉक्स भी है, बट ये सारे स्टॉक्स हैं बजाज ऑटो, वरुण बेवरेजेस, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले, HDFC बैंक, तो इसमें से कौन सा स्टॉक आपके रडार पर होगा? आई थिंक अगर आप देखेंगे सेक्टर बाय सेक्टर जाएंगे तो वुड बी बेटर। जैसे कि आपने बताया नेस्ले, आई थिंक नेस्ले इन द एफएमसीजी पैक बहुत ही बढ़िया नंबर्स आए हैं, बेटर देन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस। और उसकी वजह यह है कि जो उनकी जो कैटेगरीज है वहाँ पर और अभी भी स्कोप है ग्रोथ रेट्स बढ़ने के लिए। दे स्टिल हैव अ लार्ज रनवे टू ग्रो अनलाइक सम ऑफ द अदर मैच्योर प्रोडक्ट कैटेगरीज और मैच्योर एफएमसीजी कंपनीज। तो ये नतीजे हमको अच्छे पसंद आए। बैंकिंग सेक्टर में आई वुड लाइक टू हाईलाइट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगेन डिस्क्लोजर दैट वी एंड आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड इन इट। बहुत ही बढ़िया नंबर्स आए हैं, और जो मैनेजमेंट की फोकस है ऑन लो कॉस्ट डिपॉजिट, आई थिंक दैट इज अ वेरी सेंसिबल स्ट्रैटेजी। क्योंकि आगे चलते बैंक्स की सबसे बड़ी चैलेंज यही रहेगी कि हाउ कैन दे रेज लो कॉस्ट डिपॉजिट्स, क्योंकि लेंडिंग तो आसानी से हो रहा है और एनपीए साइकिल्स अभी चालू नहीं हुए, नेगेटिव साइकिल चालू नहीं हुई है। तो द मेन कंस्ट्रेंट इज गोइंग टू बी रेजिंग लो कॉस्ट डिपॉजिट्स सो दैट दे कैन लेंड टू द रिटेल और टू कॉर्पोरेट्स। तो ये एक अच्छे नतीजे आ गए थे। when you go to automobiles, I think we definitely Bajaj Auto के numbers बहुत ही बढ़िया आए थे, much better than our street expectations, but we are very positive on Eicher Motors and Maruti to an extent. Maruti के आंकड़े बहुत अच्छे आए थे, मेरे ख्याल से जो अप्रैल का नंबर भी आया था वॉल्यूम ग्रोथ, that also was decent given the environment and the constraints the company is operating in. लेकिन I think the highlight of the earning season will be the capital goods companies, और अभी नतीजे आने चालू नहीं हुए, हमने एबीबी के नतीजे देखे हैं, और इसके अलावा अभी सभी कंपनियों के, बड़े कंपनियों के नतीजे आने बाकी है, जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो है। तो आई थिंक दोज नंबर्स विल बी स्पेक्टेक्युलर इफ यू आस्क मी, और वहाँ पर भी इन्वेस्टर्स को ओवरवेट रहना चाहिए। कई सालों के बाद वी आर सीइंग अप साइकिल इन केपेक्स स्पेंड्स, और जो प्रोजेक्ट्स लिए हैं इंडस्ट्री ने, सेक्टर ने, दे गोइंग टू यील्ड वेरी गुड मार्जिन्स एज वेल, और अच्छी खासी ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से उनके जो रिटर्न रेशियोज है these also just start looking up. So that is the, I think, centerpiece of this earning season is going to be the capital goods, engineering, construction space. बिल्कुल दीपेन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी वापस मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 3 मेहमान मेरे साथ और जुड़ चुके हैं। सनी अग्रवाल हैं जिनसे बातचीत करेंगे फंडामेंटल तौर पर, मेरे साथ राजेश पालविया हैं और साथ ही मितेश पंचाल हैं। इन तीनों मेहमानों को हम अपने साथ जोड़ रहे हैं और फटाफट से अब मार्केट की जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी वॉलेटाइल है। राजेश सर, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आप मेरे को जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स पहले बताइए और जरा स्पीड से बताइए, फिर बहुत सारा पूछना है आपसे आज। तो बाय के ही आइडिया, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक तो हमने देखा कि मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है जरूर। आज निफ्टी में डिप लिया है, तो पहला स्टॉक जो रहेगा वो चोलामंडलम फाइनेंस रहेगा। स्टॉक में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला और एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है। तो जिस तरीके के यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है यहाँ पे फर्दर तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 1035 तक के अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 975 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है कैश सेगमेंट में से, और उसमें हमें नौसील यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। मंथली सेटअप पे देखेंगे तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे
होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिखी है, हमें लगता है लोसिल यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 245 तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा 227 का। और तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है मेट्रोपोलिस का। काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक में एक कंसोलिडेशन एक्टिविटी यहाँ पे ओवर होते हुए दिख रही है। स्टॉक ने एक बेस बनाया लोअर साइड पे 1200 के आसपास, और अब जिस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है मेट्रोपोलिस में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। नैरो रेंज के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। 1330 1340 तक के अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। 1255 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। कॉल बाय कॉल किया, मैं ये भी गेस कर सकता हूँ कि आप अभी भी मार्केट पे बुलिश हैं क्योंकि आपकी कॉल्स काफ़ी हद तक बाय मिल रही है। मेट्रोपोलिस, नोसिल, चोला इन्वेस्टमेंट, तीनों के तीनों शेयर्स हमने दिखा दिए। लगा दीजिए इन पे ठप्पा, और राजेश सर की अनुमति भी है कि हाँ इस शेयर पे खरीदा जा सकता है। मितेश, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आपकी तरफ से शेयर्स, आपकी कॉल्स कौन सी हैं? गुड आफ्टरनून डिब्बी जी। दो सेक्टर उभर के आए हैं ये वीक में। पहले तो रियलिटी सेक्टर, हमें लग रहा है कि रियलिटी सेक्टर में एक बहुत ही बड़ी तेजी अनफोल्ड होगी गोइंग फॉरवर्ड। तो विद इन द रियलिटी सेक्टर 3 स्टॉक है जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है और अगले 6 या 9 महीने में बहुत ही बड़ी तेजी आने की संभावना है। पहला है ओबरॉय रियलिटी। 850 से 900 के बीच में स्टॉक ने बहुत अच्छा बेस बनाया है, तो करंट लेवल के ऊपर 931 के ऊपर ओबरॉय रियलिटी खरीदा जा सकता है। यहाँ से बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमें दिख रही है। कहीं ना कहीं अगले 3 या 6 महीने में 25 to 30% अपसाइड ये काउंटर में लेके हम चल सकते हैं। विद इन द सेम सेक्टर दूसरा है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स, जो 493 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक ने 450 से 480 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस वीकली एंड मंथली चार्ट के ऊपर बनाया है, और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस उसका था 485 वो क्रॉस किया है। स्टॉक एक मल्टीपल अप ट्रेंड के लिए रेडी है और हमें लग रहा है यहाँ से एक बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड है। तो प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी 493 के ऊपर खरीदा जा सकता है। यहाँ पे हम लोग पहला टारगेट 550-600 का रख सकते हैं। और थर्ड इन द सेम सेक्टर जो स्टॉक है वो है ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड, जो 531 पे है। सिमिलर चार्ट पैटर्न है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम ये स्टॉक में अगले 3 से 6 महीने में आने की संभावना है, और हम कहीं ना कहीं 650 to 700 का टारगेट इसमें लेके चल सकते हैं। तो पहला जो सेक्टर है डीपीजी वो है रियलिटी सेक्टर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस ये तीनों स्टॉक्स में बना है और बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड है, पहली बात। दूसरा जो सेक्टर सरफेस के ऊपर आया है वो है ब्रोकिंग इंडस्ट्री का, और उसमें सबसे पहला जो स्टॉक क्वालिफाई हुआ है वो है एडिलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज। बहुत ही लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, और अभी गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक एक बहुत ही बड़ी तेजी के लिए रेडी हो रहा है। वी आर ऑफ द व्यू के विद इन द एंटायर ब्रोकिंग फॉर्म ये पहला स्टॉक जो क्वालिफाई हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड मोतीलाल ओसवाल और प्रोबेबली एंजल वन भी शायद हो सकते हैं क्वालिफाई। अभी सिस्टम ने ग्रीन सिग्नल नहीं दी है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडलवाइज फाइनेंस सर्विसेज की ही बात करेंगे। लेकिन दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड इन द एंटायर ब्रोकिंग इंडस्ट्री, जहां पे एडलवाइज क्वालिफाई हुआ है एट द रेट ऑफ 66। हमारे हिसाब से द स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू एंटर इनटू 3 डिजिट। स्टॉक का जो लक्ष्यांक है वो अगले 6 से 9 महीने में आ सकता है। तो बहुत ही बड़ी तेजी हमें ब्रोकिंग सेक्टर में एडलवाइज में दिख रही है। तो 2 सेक्टर है, फर्स्ट इज रियलिटी, सेकंड इज द ब्रोकिंग। सो 2 सेक्टर्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, यहाँ एक रियल एस्टेट, वहाँ पर भी आपके असिस्टेंट मेथड के हिसाब से बड़ी तेजी में हैं ये काउंटर्स, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी भी ट्रेंडिंग रहेंगे, तेजी में रहेंगे। और दूसरा आपने कहा ब्रोकिंग काउंटर्स सारे के सारे। ठीक है मितेश, अब एक न्यूज़ आज सारा दिन भर बाजार पे हावी रही और उससे शुरुआत हुई जहां बैंक स्टॉक्स में मूव नीचे की तरफ दिखी और सॉफ्टनेस दिखी आपको बैंक इंडेक्स पर भी, वो है HDFC और HDFC बैंक। सनी अग्रवाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। सनी, आपके पास लौटते हैं, इस पर्टिकुलर मैटर पे रिएक्शन भी लेंगे। एक बार पहले पूजा से फिर से व्यूअर्स को एक बार ये मैटर समझा देते हैं। पूजा बताएं। बिल्कुल, HDFC और HDFC बैंक में ये जो MSCI एडजस्टमेंट की खबर आ रही है, इसमें काफ़ी सारे एनालिस्ट का कहना है कि एक टेक्निकल एडजस्टमेंट है, वैसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बड़ा जो इन्फ्लो की बात कर रहे थे, जैसा कि आप बता भी रहे थे, उतना नहीं हो पाएगा। अब पूरी खबर पहले आपको समझा देते हैं। यहाँ पर MSCI ग्लोबल इंडेक्स में लार्ज कैप में HDFC बैंक शामिल होगा, जिसमें कि 1 के अनुमान के मुकाबले अब 0.5 का एडजस्टमेंट फैक्टर आ चुका है। अब इससे सीधा सीधा मैंने ये लगाई कि पहले FII अगर 1 के
एडजस्टमेंट फैक्टर पे आते तो ज्यादा निवेश हो रहा था, 18% की गुंजाइश यहाँ पर FIS के निवेश की बताई जा रही थी। लेकिन अब ये जो 0.5 का एडजस्टमेंट फैक्टर आया है, अब इसके बाद ये होगा कि FIS के निवेश का जो गुंजाइश होगी वो 15% से भी कम हो जाएगी। तो जो FIS इनफ्लो होगा इसमें वो अब कम होगा। तो उसी का असर आज हम देख रहे हैं HDFC और HDFC बैंक में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब माना जा रहा है कि HDFC बैंक में करीब 150 से 200 मिलियन डॉलर की बिकवाली होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। अगर एक रहता इसका एडजस्टमेंट फैक्टर तो फिर $3 बिलियन का निवेश आने की बात हो रही थी। तो उसके सामने ये जो MSCI ग्लोबल इंडेक्स का जो एडजस्टमेंट निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है दोनों ही स्टॉक पर। HDFC बैंक पर तो कही रहा है, उसका असर हम देख रहे हैं HDFC लिमिटेड में भी है। तो दोनों ही HDFC ट्विंस आज भारी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं और मार्केट में दबाव बनाने का भी काम कर रहे हैं। ये तो HDFC और HDFC बैंक में गिरावट की आपने वजह बताई। अब हमें सनी इसका आगे का वे फॉरवर्ड बताएंगे। सनी बताएं, आज का जो ये रिएक्शन है, क्या ये बाजार ओवर रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि अगर FIs के फ्लो की बात है तो कौन सा बाजार में पिछले साल FIs के फ्लो मौजूद थे, फिर भी हम इंडियन मार्केट से इतना बुरा नहीं किया। DIs ऑलरेडी एक कुशनिंग दे ही रहे हैं। कितना बड़ा वैल्यू देना चाहिए इस मैटर को? गुड आफ्टरनून। तो मुझे लगता है कि ये जो इवेंट है HDFC MSCI का जो इवेंट है HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का, ये एक बहुत छोटा इवेंट है। अगर मैं एक फंड फ्लो के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ तो $150 मिलियन इज नथिंग बट 1200 से 1300 करोड़ रुपया होता है। और आज मैं इसके वॉल्यूम देख रहा था, HDFC बैंक के एवरेज वॉल्यूम डेली 2500 से 3000 करोड़ का इसमें ट्रेडिंग का वॉल्यूम होता है। तो मुझे लगता है कि एक मार्केट को एक बहाना चाहिए था एक करेक्शन के लिए, और एक MSCI इवेंट जो इवेंट आया है, ये इसके चलते हुए मार्केट में HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक में करेक्शन हुआ है। बट हालांकि अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो दोनों ही कंपनियों ने बहुत बेहतरीन नंबर रिपोर्ट किए हैं। डेफिनेटली पोस्ट मर्जर ऑल्सो जो इनकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है काफी बड़ी है। जिस तरह से हमने देखा कि HDFC लिमिटेड के जो कस्टमर है उनको डेफिनेटली एक HDFC बैंक उसको टैप करेगा। इनका जो मर्जर होगा उसके चलते हुए जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है काफी बड़ी है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत सही अपॉर्चुनिटी है कि क्वालिटी बिजनेस लाइक HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड आपको आज 5 या 6% डाउन मिल रहा है, इसे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए डेफिनेटली। पोर्टफोलियो में ऐड करने का मौका है HDFC बैंक, और HDFC को ये गिरावट मौका दे रहा है। लेकिन कहते हैं कि बाजार में खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। प्रियंका, होड़ मची है इंडसइंड बैंक में और HDFC बैंक में, कौन ज्यादा गिरेगा? 5.5% नीचे इस वक्त इंडसइंड बैंक गिर रहा है। लेकिन इंडसइंड बैंक ऊपरी स्तर से दिन के 80 रुपए नीचे। हाँ। क्या करना है सनी इसमें? यहां भी मौके बन रहे हैं क्या? तो डेफिनेटली अगर इंडसइंड बैंक देखे तो इंडसइंड बैंक में भी नंबर काफी बेहतरीन आए थे ये क्वार्टर के। तो डेफिनेटली इंडसइंड बैंक भी एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, ऐड करना चाहिए। हालांकि फेडरल बैंक के नंबर डेफिनेटली वीक आए। आई एम सरप्राइज कि इसमें एसेट क्वालिटी खराब हुई है, नीम का कंप्रेशन आया है, कासा रेशियो बहुत जोरों से घटा है। दैट इज द रीजन वी आर सीइंग कि फेडरल बैंक में एक रिजल्ट के बाद एक जोरदार गिरावट देखी हमने। हालांकि आई एम सरप्राइज व्हाई इंडसइंड बैंक इज आल्सो क्रैकिंग अलोंग विद HDFC एंड ऑल, बट डेफिनेटली ये भी बाय ऑन डिप ही काउंटर है इंडसइंड बैंक। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधा सीधा और वापस एक और अलग ऐसे स्टॉक्स पे जो कि बाजार के थोड़ी हेल्प भी कर रहे हैं। इस तेज़ गिरावट के बीच में रिलायंस का योगदान नहीं भूला जा सकता, क्योंकि वो यहाँ तक लेके भी आया है और बचाने की भी कोशिश कर रहा है। मितेश, आपका सिस्टम क्या कह रहा है इस समय रिलायंस के अंदर क्या किया जाए? सर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बाय। जिस तरीके से हमने ITC में एक स्लो एंड स्टेडी अपमूव देखा है, उसी तरीके से रिलायंस की चार्ट पैटर्न बन रही है। और 2463 का जो रेजिस्टेंस था वो अभी स्टॉक सक्सेसफुली क्रॉस कर लेगा, और उसका जो नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो है 2754। तो हमारे हिसाब से डेफिनेटली करंट लेवल या फिर कहीं पे भी आपको डिप मिलती है तो रिलायंस को बाय किया जा सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव गोइंग फॉरवर्ड अगले 3 से 6 महीने में आएगा। हमारा पहला टारगेट इसमें रहेगा 2754 रुपया। ठीक है, ऑलराइट। तो ये तो आपने रिलायंस पे बात कही। आज रिलायंस इनफैक्ट सुबह तेज भी था 0.5%, लेकिन एटलीस्ट गिरा नहीं, ड्रैगर नहीं है। ड्रैगिंग सारे बैंक्स हैं। लेकिन एक और स्टॉक है जिसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, और वो है मन्नापुरम फाइनेंस का। लगभग 10% तक की नीचे की मूव है, और रीज़न है उसके ED के एक्शन की मार देखने को मिल रही है स्टॉक पर। एक बार पूरी खबर समीर से समझ लेते हैं, और ज़्यादा अपडेटेड डिटेल्स उनके पास है इस पूरे मैटर पर। समीर, बताएं कहाँ रेड्स हो रही हैं, क्या कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं आपके पास?
मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड की मुश्किलें लगातार गहराती जा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ईडी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर वीपी नंदकुमार के तमाम एसेट्स को फ्रीज किया है, जिनका अमाउंट टोटल 143 करोड़ है। दरअसल क्या हुआ कि ईडी ने मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े हुए 6 ठिकानों पर तलाशी ली, सर्च ऑपरेशन किया और इसमें ये पर्याप्त सबूत ईडी को मिले हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी इस बात का जिक्र किया है, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड ने 143 करोड़ रुपीस जुटाए हैं ग्राहकों से, वो भी गलत तरीकों से, इलीगल तरीकों से ये पैसा जुटाया है। और उस पर भी दिलचस्प बात यह है कि ये 143 करोड़ रुपीस जो है वो प्रमोटर ने इसका इस्तेमाल किया पर्सनल एसेट्स खरीदने के लिए, ना सिर्फ अपने नाम पर बल्कि अपने घर वालों के नाम पर एसेट्स खरीदने में इस पैसे का इस्तेमाल किया गया है। शेयर खरीदे गए हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी गई है और इसके पर्याप्त सबूत इस सर्च ऑपरेशन में भी मिले हैं। इसके पहले ये जो 143 करोड़ इकट्ठा किए गए थे, तो ईडी ने इस बात को भी बताया है कि आरबीआई ने बाकायदा मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड को कहा था कि आप ये पैसा ग्राहकों को लौटा दें, क्योंकि ये सही तरीके से पैसा एकत्रित नहीं किया गया है, केवाईसी नॉर्म्स को इसका पालन नहीं किया गया है। लेकिन जब ईडी ने सर्च ऑपरेशन किया, उसमें पाया कि ये 143 करोड़ जो पैसा है ये इसमें काफी हद तक ग्राहकों को नहीं लौटाया गया है। इसलिए अंडर प्रिवेंशन पीएमएल यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई करते हुए ईडी ने 143 करोड़ के एसेट्स को फ्रीज किया है। यहाँ पर मन्नापुरम ने भी माना है कि ये कार्रवाई हुई है सर्च ऑपरेशन के दौरान। प्रमोटर वीपी नंदकुमार के जो इक्विटी शेयर्स है 19 लाख से ज्यादा, वो जो कंपनी के हैं उसको फ्रीज किया गया है। तो यहाँ पर मुश्किलें गहराती हुई मन्नापुरम की, लेकिन इसके आगे भी और गहरा सकती हैं, क्योंकि अभी ईडी इस पूरे मामले में सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और इसके अलावा अन्य अधिकारी जो मन्नापुरम फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, उनकी भूमिका की भी जांच कर रही है कि वो कितना इसमें लिप्त थे और उनका कितना एक्टिव रोल रहा ये जो इलीगली मनी कलेक्ट हुआ इसको लेकर के। ठीक है, शुक्रिया समीर। ऑफ कोर्स रेट्स कल पूरी हो गई थी, प्रॉपर्टी पर अटैच हुई हैं और अब वो डिटेल हमें बता रहे हैं कि एक्चुअली ये सारे पैसे का किया क्या डायरेक्टर ने, और जिसके चलते अभी सारी प्रोसेस अंडर स्क्रूटनी आ चुका है। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे। मन्नापुरम फाइनेंस में तो आज अच्छा खासा 12% का डेंटर, आई एम श्योर इस स्टॉक से अभी तो फिलहाल एक्सपर्ट्स भी दूर रहना चाहेंगे। राजेश पालविया भी है हमारे साथ शो पर, उनसे भी बात करते हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। आपसे बात ही नहीं हो पाई, सॉरी। थैंक्स सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट विद अस। आप इस वक्त क्या ट्रेड्स देख रहे हैं? क्या बैंक्स का ये जो ट्रेड है, लेकिन निफ्टी को आप देखें तो वहां पर कोई बड़ा ड्रैग नहीं है, बैंक्स की वजह से ही बड़ा ड्रैग है। क्या निफ्टी की तरफ ध्यान ज्यादा रखना होगा, वहां होंगे आपके भी ट्रेड्स? सो गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में जरूर एक प्रेशर देखने को मिला बिकॉज ऑफ एचडीएफसी का जो मॉर्निंग में हमने देखा न्यूज़, उसके इम्पैक्ट जरूर यहाँ पे डायरेक्टली देखने को मिला बैंक निफ्टी में, जिसके चलते निफ्टी पे भी एक थोड़ा दबाव बना है। बट हमें लगता है कि अभी भी मिड कैप स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, काफ़ी सेक्टर्स है जहाँ पे अभी भी यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो ये एक करेक्टिव मूव है मार्केट का, जैसा कि हम देख रहे हैं 18,100 के ऊपर ही हम अभी भी सस्टेन कर रहे हैं निफ्टी में। तो हमें लगता है निफ्टी पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। बैंकिंग में जरूर थोड़ा दबाव है तो थोड़ा कुछ समय के लिए अवॉइड करना चाहिए, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बैंकिंग सेक्टर का यहाँ पे पॉजिटिव ही है। 42,800 जब तक नहीं टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे, हमें लगता है कि एक लेवल है जहाँ पे जरूर वापस से बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखेगा। तो जैसा स्टॉक स्पेसिफिक हमने बात किया, हमें मिड कैप स्पेस में नौसील यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, यहाँ पे बाय किया जा सकता है। नौसील है, चोलामंडलम फाइनेंस हमारा दूसरा स्टॉक है जहाँ पे हम यहाँ पे तेजी का ही व्यू यहाँ पे रखे हुए और हमें लगता है कि ये स्टॉक अच्छा मूव करेगा। और तीसरा स्टॉक मेट्रोपोलिस, ये तीनों स्टॉक पे अभी हमारा फोकस है जहाँ पे हमने तीनों ही स्टॉक में बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई, ब्रेडथ अभी भी ठीक है मार्केट की, और मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस अभी भी यहाँ पे परफॉर्म करते हुए कंटिन्यू करते हुए दिख रही है। हमें लगता है कि यहाँ पे अपना फोकस रखना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक। नौसील, चोला फाइनेंस, ये एक और शेयर इन्होंने राजेश ने बताया बाय की ही इनकी राय है और उसी ट्रेड्स के साथ अभी जा रहे हैं। राजेश जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए ऑटो स्पेस में ना, हाँ आज देखने की रौनक है, बाजार कमजोर है, लेकिन ऑटो में अगर आप देखेंगे तो मारुति में हम एक्शन देख रहे हैं, हीरो मोटो का शेयर चल रहा है, 1.5% तेजी वहां पर है। एंसिलरी जो कंपनियां हैं, रानी मद्रास के नंबर्स आज आए, वो आज घाटे से मुनाफे में आ गई है, टायर चल रहे हैं, तो चौतरफा तेजी का माहौल हम कह सकते हैं कई सारे सेगमेंट्स में। आपको कहीं मौके दिख रहे हैं जहां पर खरीदारी की जा सके?
तो डेफिनेटली अभिषेक जी, यहाँ पे टायर स्पेस में तो काफी अच्छा मोमेंटम बना है और हमने देखा पिछले कुछ दिनों से एक मोमेंटम कैरी होते हुए दिख रहा है पूरा टायर स्पेस में, जिसमें C8 एक काफी बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है और हमें लगता है C8 में जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेड बने हैं ये फर्दर तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। C8 में अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 1800-1850 तक के भी आते हुए दिख सकते हैं, तो यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। और हमें लगता है ऑटोमोबाइल स्पेस में अगर हम जाएं तो टू व्हीलर स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है और जिसमें क्लियर विनर हमें लगता है टीवीएस मोटर पे फोकस करना चाहिए। वीकली बेसिस पे देखें तो करीब 7% के आसपास के गेन है इस करंट वीक में और जिस तरीके से स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे एंजॉय करते हुए दिख रहा है, ये मोमेंटम हमें लगता है कि फर्दर एक्सटेंड होगा और 1280-1300 तक की तेजी भी टीवीएस मोटर में आगे आने वाले सत्रों में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे भी हमारा बाय का व्यू है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा करीब 1170 के आसपास का। ये हम अलग अलग स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो इस पे बाय सेल होल्ड के बाकायदा स्टैंपिंग करके हम आपके सामने थॉट प्रोसेस भी क्लियर कर रहे हैं कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। लेकिन इस बीच मार्केट के अंदर अब खबर ये भी है कि सेबी थोड़े से सख्त कदम उठाना चाहती है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। वजह बहुत साफ है, सेबी चाहती है कि देश की जो सबसे बड़ी एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे काम हो रहा है, ना केवल देश की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी एक्सचेंजेस हैं ट्रांजैक्शंस के मामले में, वहाँ पे रेगुलेशन अच्छे से हो। इसलिए फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर सख्ती बरत सकती हैं। कविता हमारे साथ जुड़ रही है, वो हमको ये बताने वाले हैं आखिर सेबी की सोच क्या है इसके पीछे, क्या क्या सेबी कर सकती है और ऐसे करने की नौबत क्यों आ रही है। इन तीनों सवालों का जवाब कविता हमको दे रही है। कविता बताएं आप प्लीज। बिल्कुल, यहाँ पर सेबी का जो शिकंजा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनका हमने पैंडेमिक के दौरान बहुत ही दबदबा बढ़ता हुआ देखा, खासतौर से रिटेल निवेशकों के लिहाज से अगर हम समझें तो वो इस तरह की झोला छाप और फेक सलाहों को जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दिया करते हैं उसको मानकर बहुत ऐसे केसेस आए हैं पिछले दिनों जहाँ पर वो दिवालिया हुए हैं। मेहनत की गाढ़ी कमाई जो लोगों की थी वो गवा बैठे हैं झोला छाप सलाह लेकर। तो इसी कवायद को आगे बढ़ाते हुए सेबी एक बार फिर से आगे आता हुआ दिखाई दिया है और हो सकता है बहुत जल्द म्यूचुअल फंड हाउसेस, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स और ब्रोकर्स खासतौर से जो इस तरह की फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बढ़ावा देने के कारोबार में हैं, जो रजिस्टर्ड हैं सेबी के तहत, उनको एक गाइडलाइन दे जहां पर एक लिमिटेड इस्तेमाल पर ही जो है फैसला लिया जा सकता है। लिमिटेड इस्तेमाल किसका? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेस को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपनी रीच बढ़ानी है, उन्हें अपना धंधा बढ़ाना है और इसीलिए क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की रीच गांव कस्बों तक में है, क्योंकि लाइफ हम सबकी डिजिटल हो चुकी है, हम बस एक रील देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम पैसे कमाने का पूरा ज्ञान सीख लेते हैं उनसे। तो इसी का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड हाउसेस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रोकर्स स्टॉक्स बेचने के लिए, म्यूचुअल फंड्स बेचने के लिए करते थे। तो अब इस इस्तेमाल पर लिमिटेशन लग जाएगी, कैपिंग लग जाएगी। हमने देखा कि सेबी ने लगातार एक के बाद एक करके गाइडलाइंस भी निकाली हैं जहां पर रजिस्टर्ड एडवाइजर्स की बात हो या रिसर्च एनालिस्टों की बात हो, उनको अपने प्रसार प्रचार में किस तरह की बातें करनी है, किस तरह तथ्यों को रखना है, इसका एक खाका सेबी ने अपने गाइडलाइंस के रूप में दिया। अब यहाँ पर बारी आती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की। अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी पिछले साल एंड में सेबी ने एक लेटर निकाला था जो कि म्यूचुअल फंड हाउसेस को दिया गया था कि सेलिब्रिटी स्टेटस वाले जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे उनको किराना जो है वो करना है। अब उसमें भी 10 लाख से ज़्यादा जिनकी फॉलोइंग है उनका इस्तेमाल नहीं करना है एडवर्टाइजिंग में और मार्केटिंग में। अब बहुत कयास ये लगाए जा रहे हैं और ये खबर एक सोर्सेज बेस की खबर है जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार ET नौ स्वदेश जो है आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई संभालने में हमेशा अग्रसर रहा है, हमेशा आगे रहा है और इसी कवायद को आगे ले जाते हुए एक बार फिर से यही खबर समझ में आ रही है कि बहुत जल्द हो सकता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिमिटेड इस्तेमाल को लेकर सेबी एक दिशा निर्देश म्यूचुअल फंड हाउसेस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रोकर्स के लिए लेकर आए। ठीक है कविता, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी जानकारी देने के लिए। एक रेगुलेशन का पॉइंट है जो सेबी उठा रहा है, ये किसी से द्वेष की भावना नहीं बल्कि सेबी की नीयत बहुत साफ लग रही है कि मार्केट्स को अच्छे से रेगुलेट किया जाए। यहाँ पे जो नए निवेशक आए हैं अगर फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहते हैं वो हों,
लेकिन फाइनेंशियल लिटरेशन के हक में आते हुए ऐसा ना हो कि वो अपनी गाड़ी कमाई खो दें, इसलिए सेबी के पास भी थोड़ा फूक कदम रखना है। लेकिन इस बीच बाजार के अंदर ज़ोरदार गिरावट है और इस समय निफ्टी 18,100 के नीचे, बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। बैंक निफ्टी के पास 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। कल इसी कार्यक्रम में हम थे आपके सामने, तो हम बात बता रहे थे कि 43,500 चला गया, 700 आ गया। आज आप यकीन मानेंगे 42,700 पे खड़े हैं हम। 1000 पॉइंट मार्केट ने खो दिया, अब तो 1000 से भी ज्यादा हो चुका है। 1080 पॉइंट मार्केट से आज बैंक निफ्टी ने इंडेक्स में अपने आप में खो दिए हैं। तो बाजार को जिस चीज का हमको डाउट हो रहा था कि एक ऐसी नेगेटिव खबर आपके पास आएगी जो कि बाजार को नहीं मालूम, और जैसी आएगी भले उसका नेचर छोटा हो या बड़ा हो, वो मार्केट पे इंपैक्ट बहुत जोर डालेगी। वो इंडिया विक्स और बैंक निफ्टी का डिस्काउंट, ये दोनों इंडिकेट कर रहे थे। और अगर आज आप परसेंटेज में चेक कर रहे हैं ना, तो बैंक निफ्टी करीब 2.5% नीचे है, जबकि निफ्टी के अंदर गिरावट सिर्फ 1% की है। तो आज ये डिफरेंस है आपको साफ साफ दिख रहा है। अब आते हैं वेटेज वाले शेयर्स पे कि आज एक्चुअली में बैंक निफ्टी को तोड़ कौन सा रहा है, यानी कितने पॉइंट्स हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि HDFC बैंक की है। परसेंटेज के साथ साथ पॉइंट्स भी बताता हूं। अगर आप 1080 पॉइंट बैंक निफ्टी को टूटता हुआ देख रहे हैं, उसमें से 850 पॉइंट निफ्टी HDFC बैंक से है। 850 पॉइंट आपके आज लेके जा रहा है बैंक निफ्टी का, वो है HDFC बैंक। और इसके बाद दूसरा बड़ा बैंक है इंडसइंड बैंक। हालांकि इंडसइंड बैंक पे भी एक खबर मार्केट में चल रही है कि इनमें कुछ फेरबदल हो सकता है मैनेजमेंट में तौर पर, लेकिन वो खबर पुष्ट नहीं है, इसलिए मैं पूरी तौर पर आपके सामने रख नहीं रहा। लेकिन इंडसइंड बैंक भी आज मार्केट के अंदर तेज गिरावट का शिकार है, परसेंटेज में 5.5% नीचे है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ICICI बैंक ने अपनी लीडरशिप को फिर से प्रूव करने की आज कोशिश की है। 12 में से 11 बैंक आज लाल निशान में है। इकलौता ICICI बैंक ऐसा है जो किसी तरह से आज अपने आप को आधे % के आसपास की बढ़त के साथ कंटिन्यू करता दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन अगर आप अपनी स्क्रीन पर एक बार दिखा सकते हैं तो वो भी जरा दिखाइए। बात सिर्फ HDFC बैंक की नहीं है कि डाउन द लाइन भी प्रॉब्लम्स है क्या। अगर आप F&O की प्रॉब्लम देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा 132 शेयर नीचे है, 1300 शेयर नीचे हैं आज डिक्लाइन NSE के अंदर, यानी कि रेशियो 1:2 की है। हर 2 शेयर जो टूटे हैं उसके मुकाबले एक ही शेयर खड़ा हुआ है तेजी वाला। BSE पे अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे तो वहां पे आपको छोटे मझोले शेयर थोड़े ज्यादा दिखते हैं। वहां पे डैमेज नहीं है क्योंकि ये मामला इंडेक्स से जुड़ा हुआ है और इंडेक्स का रीमैनेजमेंट भी यहाँ पे होती हुई दिख रही है। एक काम आप और कीजिए, साथ साथ ही आप इस बीच इंडिया विक्स को भी दिखाइए। अमूमन आप देख रहे होंगे कि विक्स को लेकर चर्चा कम होती है, लेकिन फिर भी विक्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये मैं विक्स आपके सामने रखता हूं और एक बार जरा विक्स आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, आप देखेंगे आज 5% विक्स बढ़ा है। 13.5 तक वैसे कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन 13.5 आते आते तक इसने बैंक निफ्टी को एक झटका दे दिया। राजेश सर, मेरे को सिर्फ आपसे एक ही चीज़ समझनी है, जिनके पास भी पोजीशन लॉन्ग की है, देखिए जब बाजार चल रहा था ना तो उनको बड़ा आनंद आ रहा था। आज बाजार थोड़ा नीचे है तो उनका दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम चेता रहे थे, बार बार बता रहे थे, हमारा दोष नहीं, हमने सारी बातें सामने रखी। मेरे को आपसे सिर्फ ये पता करना है, जिनके पास पोजीशन अभी भी पड़ी हैं, काटी नहीं है उन्होंने, वो थोड़ा आगे पीछे समझ के रखिए। रेट क्या होंगे, आप एवरेज मान लो 43,000 है, रेट एवरेज 43,000 मान लो आप, उनको क्या करना है? देखिए 43,000 की अगर आपकी बाइंग पोजीशन है तो मेरे हिसाब से आप बहुत नज़दीक है अब स्टॉप लॉस के, जो कि यहाँ पे 42,500 के आसपास है, जो कि इमीडिएट पुट कंसंट्रेशन एरिया है। और हमें लगता है कि 42,500 का स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। अगर ये टूटता है बैंक निफ्टी में तो फर्दर और अनवाइंडिंग के ट्रेड यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, क्योंकि आज का जो कट मिला है उसमें काफ़ी कुछ लिक्विडेशन आज के सेशन में भी होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है 42,500 ये लेवल फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन अभी भी होल्ड में। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो 18,000 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। अगर वो लेवल टूटते हैं तो आपको अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन एक बार ट्रिम करना चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए मार्केट की सेलिंग को सेटल डाउन होने के लिए, उसके बाद वापस से रीइनिशिएट करें अगर मार्केट का किस डायरेक्शन में यहाँ से मूव करता है फर्दर। तो 18,000 निफ्टी पे स्टॉप लॉस होगा और 42,500 हमारा बैंक निफ्टी पे स्टॉप लॉस होगा।
बाजार लगातार जस्ट लाइक अ फॉलिंग नाइफ आप बात करनी चाहिए कि बैंक निफ्टी में तो पल पल आप देखें तो पॉइंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। 2.5% की बात अभी आप करते हैं, 1000 पॉइंट अब 1030 पॉइंट्स की गिरावट। वो गिरावट है, वो एक्चुअली में वेटेज तो मैंने आपको बताया ना, एचडीएफसी की तो खैर है ही, इसके अलावा और बैंक भी अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम बात इसकी नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ रीएडजस्टमेंट्स की है, इसलिए हमने वो एडवांस डिक्लाइन वाली रेशियो आपको दिखाई थी। अगर आप बीएससी वगैरह का शेयर चेक करेंगे ना, आपको मिड कैप कैटेगरी में शेयर ज़्यादा नहीं दिखेंगे। आप एक काम और कर सकते हैं, एक बार जरा मिड कैप का इंडेक्स दिखा सकते हैं निफ्टी का। वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर मैं निफ्टी का और बैंक निफ्टी का परसेंटेज दिखाऊं तो मेरे को मिड कैप का परसेंटेज भी दिखाना चाहिए, ताकि आपको ये पता लग पाए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कितनी डीप जाती हुई दिख रही है। आप सिर्फ आधा % देखेंगे तो चरणबद्ध तरीके से 0.5% मिड कैप, उसके बाद 1 से 1.25% निफ्टी, 2.5% बैंक निफ्टी। तो ज्यादा प्रॉब्लम बैंक्स में है, जो आज प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर या फिर स्पेशल शॉर्टिंग के तौर पर आपको देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट तो बहुत है बैंक्स में, लेकिन ट्रेड्स कहाँ हैं? ट्रेड्स आज थोड़ा बाजार आपको कंजम्पशन स्टॉक सिर्फ टिल्टेड तो दिख रहा है, नंबर्स भी वहाँ स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। इनफैक्ट डाबर की बहुत मिक्स कमेंट्री स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन रूरल कंजम्पशन से थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर किया स्टॉक ने। ब्रिटानिया के वॉल्यूम ग्रोथ कैसी हो सकती है? 3-4% की वॉल्यूम ग्रोथ आप पुराने क्वार्टर्स का ट्रेंड देखेंगे तो है ही। इस बार एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? विनी ने एक प्रीव्यू तैयार किया है, एक बार ब्रिटानिया के उस प्रीव्यू को समझ लेते हैं, फिर एक बार देखेंगे कि क्या इस स्पेस में ट्रेड बनता है या फिर तेजी मेजर ऑफ द मूव्स हो गए हैं। विनी बताएं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ब्रिटानिया से? ब्रिटानिया के ये टाइम के नंबर्स में हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आई की ग्रोथ अराउंड 15% की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मे बी ये टाइम भी जो प्राइसिंग लेड ग्रोथ कंपनी देख रही थी प्राइस हाइक्स की वजह से, तो ये टाइम भी हम लोग एक्सपेक्ट करके प्राइसिंग लेड ग्रोथ ही होगा। प्राइसिंग ग्रोथ होगा अराउंड 10% के लगभग, और वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 4-5% के अराउंड वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ब्रिटानिया से। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो बॉटम लाइन की ग्रोथ है अराउंड 33% एक्सपेक्टेड ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है अराउंड 500 क्रॉस पे। मार्जिन, इबिटा मार्जिन में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है 200 बेसिस पॉइंट भी एक्सपेंशन। तो ओवरऑल ऑब्वियसली ग्रॉस मार्जिन में भी एक्सपेंशन ही दिख रही है, और मेनली ग्रॉस मार्जिन इबिटा मार्जिन की जो एक्सपेंशन दिख रही है वो क्यों है? क्योंकि क्या एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जो पाम ऑयल प्राइसेस वो काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। वीट में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, शुगर में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, पर इतना मेजर इम्पैक्ट और करेक्शन पाम ऑयल में दिखा था, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन ये टाइम एक्सपैंड हो जाएगी। उसके अलावा कंपनी काफ़ी फोकस कर रही थी प्रीमियमाइजेशन पे, कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी ली थी, तो ये सब सपोर्ट करेगा मार्जिन को, ग्रॉस मार्जिन इबिटा मार्जिन दोनों को देखिए, ये सब सपोर्ट करेगा वहाँ पे, और इसीलिए एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है मार्जिन में दिस टाइम अराउंड। फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर ग्रोथ, तो वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक क्या है कंपनी का, कमेंट्री क्या आ रही है रॉ मटेरियल कॉस्ट पे, प्रोग्रेस क्या है नए प्रोडक्ट्स का, आईसीडी कमेंट्री क्या है, और रूरल ग्रोथ ये कैसे शेप आउट हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। ये तो ब्रिटानिया की नंबर्स है। एक बार विनी ने बताया हमें रूरल ग्रोथ, ये व्यू रखना हो, इसको तो वॉच करना ही है स्पेस में। कोल इंडिया के भी नंबर्स आने हैं, वो भी एक बार समझ लेते हैं कि वहाँ कैसे नंबर्स रहेंगे। जी हाँ, कोल इंडिया के नतीजों की बात करें तो डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर रेवेन्यूज 36,600 करोड़ पे आ सकते हैं, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11% का अपटिक होगा। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स इस क्वार्टर में 29.3% पे आ सकते हैं, वर्सेस 27.8% मार्जिन्स जो कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर FY22 में रिपोर्ट किए थे। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 150 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। बाकी इंटरनल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ई ऑक्शन वॉल्यूम्स में करीब 42% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, लेकिन याद रखें कि ई ऑक्शन प्रीमियम में एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी, जिसके चलते रियलाइजेशंस में अपटेक देखने को मिलेगा। एबिटा पर टन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11% का अपटेक देखने को मिल सकता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ई ऑक्शन वॉल्यूम्स में 10% का अपटिक देखने को मिलेगा, और एफएसए वॉल्यूम्स में करीब 6 से 7% का अपटिक देखने को मिल सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पर। की मॉनिटरेबल्स की बात करें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहती है ई ऑक्शन अवेलेबिलिटी पर, और मैनेजमेंट की कमेंट्री एफएसए प्राइसेस पर भी क्या रहेगी, ये की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। लेकिन ऑल इन ऑल डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यूज में 12% का अपटिक देखने को मिल सकता है, और मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड हो सकते हैं। सनी, आपने दोनों नंबर सुन लिए होंगे, कोल इंडिया के भी और साथ ही ब्रिटानिया के भी, तो जरा दोनों पे अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं, या दोनों में से कोई एक भी अगर आपको ठीक लग रहा हो तो एक भी बता सकते हैं आप। मेरा दोनों में से पिक रहेगा ब्रिटानिया। तो अगर हम एफएमसीजी एज अ सेक्टर देखें
जैसे कल बजाज कंज्यूमर के भी नंबर आए थे, उसमें हमने पाया कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो डिक्लाइन हो रही है, और सभी एफएमसीजी कंपनियों का यह मानना है कि FY24 में डेफिनेटली मार्जिन एक्सपेंशन होगा। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी एज अ सेक्टर में ऐसे बहुत सी कंपनी मिलेगी जहां हमें अर्निंग अपग्रेड भी होते हुए दिखेंगे, और मेरा अगर कोल इंडिया और ब्रिटानिया में से मुझे पिक करना है तो डेफिनेटली मेरा पिक ब्रिटानिया रहेगा। ब्रिटानिया रहेगा। हमने ग्राफिक्स के ज़रिए मोटा मोटी ये भी बताने की कोशिश की है कि नंबर्स कैसे आ सकते हैं। आज है फ्राइडे, अमूमन आज की गिरावट देख के ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ब्लैक फ्राइडे जैसा है, लेकिन आप उससे ब्लैक से थोड़ा बाहर निकलिए और आपको थोड़ा रंगीन मिजाज वाली कुछ मूवीज़ के बारे में बताते हैं। और हमारे मार्केट के हमारे सहयोगी भी हैं, हमारे एडिटर भी हैं, एंटरटेनमेंट को देखते हैं, और साथ ही निजी भी हमारी सलाह लेने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे दोस्त प्रशांत। पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि इस बार की जो मूवी है द केरला स्टोरी, जी जी, देखिए मैं मूवी देखता नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को उसका नाम पता था कि ऐसा कुछ है। जी जी जी, ये बहुत खतरनाक मूवी है क्या? बहुत डिबेट चल रहा है, बहुत ट्विटर पे ट्रेंड हो रही है। वही चीज था। मैं भी इसी सारी डिबेट की वजह से जब मैंने पहली फिल्म आज सुबह सुबह देखी वो केरला स्टोरी थी लेकिन बड़ा डिसअपॉइंट हुआ मैं ये सोच रहा था कि ये एक और द कश्मीर फाइल्स हो सकती थी, लेकिन अगर हम फिल्म मेकिंग की बात करें या एक टोटलिटी में किसी फिल्म की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। स्टोरी क्या है इसकी? स्टोरी जैसा आपने ट्रेलर अगर नहीं देखा है तो स्टोरी यही है कि केरला में रहने वाली कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका जबरन धर्मांतरण करके आईसिस जो आतंकवादी संगठन है वहां पर ब्रेन वॉश करके उन तक पहुंचाया जाता है। उनमें से एक लड़की जो है वो वहां से निकलती है और फिर वो पूरी कहानी बताती है। तो मोटा मोटी यही कहानी है। दर्शकों का मजा ना गिराओ तो इसलिए ज्यादा मैं नहीं रोशनी डाल सकता। तो एक मूल जो कहानी यही है, लेकिन जब हम किसी फिल्म को देखते हैं जैसे द कश्मीर फाइल्स की सबसे अच्छी बात ये थी कि भले ही आपको वो उस घटना के बारे में या उस इतिहास के बारे में मालूमात हो या ना हो, लेकिन टोटलिटी में जब आप एक फिल्म के तौर पे देखते हैं तो आप उसमें एंगेज रहते हैं, आपको मजा आता है, आपको वो एक सीरियस एंटरटेनमेंट देती है। लेकिन यहाँ पर द केरला स्टोरी डिसअपॉइंट करती है, और ये वजह रही कि इस फिल्म को जितना हाइप मिला है उस हिसाब से ये फिल्म दर्शकों के उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी, मेरा ऐसा मानना है। बाकी दर्शक बताएं कि वो ने कैसी ये फिल्म लगी। और भी बहुत कुछ है, हालांकि केरला स्टोरी नहीं, बताइए बहुत सारी फिल्में हैं। एक फिल्म है अफवाह करके, हालांकि मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों को थोड़ा सा हार्ड हिटिंग सिनेमा पसंद है उनको शायद ये पसंद आएगी। उस पैमाने पे भी ये फिल्म सिर्फ ठीक है, मतलब ये कहेंगे कि हाँ वन टाइम वॉच है। सुधीर मिश्रा जाने माने डायरेक्टर है, उन्होंने ये फिल्म बनाई है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भूमि पेडनेकर जैसे एक्टर्स हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड ये फिल्म है, और आजकल के सोशल मीडिया के दौर में जो अफवाहें तैरती हैं और किस तरह से वो लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं उस कहानी को इन्होंने रखा है। इसके अलावा हॉलीवुड से भी एक फिल्म सामने आई है, गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी। उसका तीसरा वॉल्यूम रिलीज हुआ है। अगर मैं सारी फिल्मों को एक तरफ रखूं तो ये एक फिल्म है जो एंटरटेनमेंट देती है, मजा आता है इस फिल्म को देखते हुए, और चूंकि हिंदी में भी अवेलेबल है तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। इसके अलावा एक दक्षिण भारतीय फिल्म है, मिस्ट्री फिल्म है, थ्रिलर फिल्म है, ये भी आपको अच्छी लगेगी। ये फिल्म भी आपको कहीं ना कहीं एक दर्शक के तौर पर अच्छी पसंद आएगी, और इस फिल्म का नाम है विरूपाक्षा। एक मैं कहूंगा कि थोड़ा हॉरर टच भी है इसमें, थ्रिलर भी है, विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, कहानी बांध के रखती है। ये फिल्म भी मुझे पसंद आई है। इसके अलावा ओटीटी के जो दर्शक हैं, ओटीटी पर दो बड़े इंटरेस्टिंग कंटेंट हैं। अगर जिन लोगों ने रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार थिएटर्स में नहीं देखी है तो अब वो फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, तो आप वहां देख सकते हैं। एक हल्की फुल्की मजेदार फैमिली फिल्म है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा हॉटस्टार पर एक सीरीज आई हुई है, सास बहू और फ्लेमिंगो। देखी नहीं है मैंने, लेकिन रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपने लास्ट की दो बातें काम की बोली हैं। चलिए नेटफ्लिक्स पर तो आराम से घर बैठ के देख ही सकते हैं। नहीं, अगर मार्वल्स के फैंस हैं और मार्वल्स की फिल्में देखते हैं तो गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी बढ़िया फिल्म, मजा आया फिल्म देख के। चलिए ठीक है, रिफाइंड रिसर्च हमारे व्यूअर्स तक पहुंच गई कि करना क्या है वीकेंड पे। ठीक है, शुक्रिया प्रशांत। ठीक है, लास्ट स्टार क्विकली कुछ क्लोजिंग ट्रेड्स ले लेते हैं। राजेश बताएं, यहाँ से क्या बाजार आपको वरी कर रहा है? आप यहाँ से लॉन्ग ट्रेड्स ले जाने में हिचकिचाएंगे? क्या करना चाहिए? या फिर सेफ बेट्स आपको फार्मा, एफएमसीजी, कंजम्पशन जैसे दिख रहे हैं? क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या होंगे?
तो प्योरली स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे और हमें लगता है नेस्ले पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। एफएमसीजी पैक में एक अच्छा मोमेंटम है और नेस्ले जिस तरीके से लास्ट के कुछ मिनटों में एक अच्छा मूव बनाते हुए दिख रहा है, डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है नेस्ले पे लॉन्ग साइड का ट्रेड कैरी किया जा सकता है। बीटीएसटी बाय करने की सलाह देंगे और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें 22,250 से 22,300 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 21,900 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक है वो शॉर्ट साइड का, उसमें हमें लगता है ABFRL पे यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड कैरी किया जा सकता है। काफी बड़ा कट आज के सेशन में देखने को मिला और जिस तरीके से आज के सेशन में ब्रेकडाउन हुआ है, हमें लगता है यहाँ पे फर्दर और वीकनेस एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। तो ABFRL फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 218 का, डाउन साइड के टारगेट 202 तक आते हुए दिख सकते हैं। ओके, मिथिलेश से भी ले लेते हैं। मिथिलेश बताएं आपके क्या होंगे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स? दो ट्रेड है कैरी फॉरवर्ड, जिसमें एक बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड है और आवरली और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है। पहला है अपोलो हॉस्पिटल का, 4500 के ऊपर स्टॉक ने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है। 4602 के ऊपर लेने की सलाह है। BTST में बाय ट्रेड है ये। 4570 का स्टॉप लॉस रहेगा। 4570 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट कल के लिए रहेगा 4630, दूसरा टारगेट रहेगा 4650। ये पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है एस्ट्रल। एस्ट्रल में भी 1500 के ऊपर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने के लिए मिला है और ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में भी ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे हिसाब से एस्ट्रल में भी BTST किया जा सकता है। ये बाय ट्रेड है। 1511 के ऊपर बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। 1490 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 1540, दूसरा टारगेट रहेगा 1560। कुछ एक अलग अलग स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं। मैं कुछ एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स और ढूंढ के आपके सामने लेके आता हूं, जहां पे ज़रा पता किया जा सकता है कि आखिर क्या हो रहा है इस समय मार्केट के अंदर। मैं अगर आज की पूरी सूची खोल रहा हूं तो उसके अंदर एक शेयर में को और दिखा है, वो है नेस्ले। ब्रिटानिया के नंबर आने हैं, हालांकि सीधा कोई कंपटीशन ऐसा कुछ है नहीं, पीयर भी प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी नेस्ले की आज बड़ा ठीक है। और ये लास्ट के 1 घंटे के अंदर अगर बात देखें तो बाजार टूट रहा है लेकिन नेस्ले बढ़ रहा है। ये जो आप बिल्कुल लास्ट की कैंडल देख पा रहे हैं 1.5% की है, ये दिन भर के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। जो दिन भर के इंट्राडे का कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट है। एक बार राजेश सर आप चेक करेंगे, नेस्ले ठीक लग रहा है क्या? बिल्कुल डीपी जी, अभी मैंने प्रियंका जी के साथ शेयर किया इसको BTST ट्रेड के लिए और हमें लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 22,250 22,300 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए BTST ट्रेड लिया जा सकता है। 21,900 का स्टॉप लॉस रखना होगा। एक पॉइंट नोट किया कि जो लास्ट में ये जो ब्रेकआउट जैसा फीलिंग आ रहा है और थोड़ा वॉल्यूम बैक्ड कैंडल बनी है, क्या किसके अलावा कुछ आपने और नोटिस किया था नेस्ले में जो हमसे मिस हो रहा है सर? सो डिम्पी जी, दो रीजनिंग है यहाँ पे। एक तो मोमेंटम जो बना है लास्ट में, वो तो एक यहाँ पे क्लियरिटी दे ही रहा है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन जो बना रहा है कहीं ना कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट लास्ट में यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। FMCG सेक्टर इस तरीके के वॉलेटाइल मार्केट में हमने जनरली देखा FMCG सेक्टर में एक अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट बनता है और मोस्ट ऑफ द FMCG स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से एक अच्छे अप ट्रेंड में बने हुए हैं। और जो ब्रेकआउट नेस्ले में मिला है ये रीजन है जिसके कारण हमें लगता है कि यहाँ पे ये स्टॉक पे BTST किया जा सकता है इस सेक्टर में। अगर मार्केट इसी तरीके का बिहेवियर भी रखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो हमें लगता है FMCG एक सेक्टर है जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूटी रह सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लो रिस्क लग रहा है हमें ये सेक्टर, इसलिए हम यहाँ पे नेस्ले पे बाय करने की सलाह दे रहे हैं। डाटा भी चेक किया तो आपको जो शुरुआती हम मार्केट का सेटअप बताते हैं उसमें बताया भी था कि थोड़ा FMCG और ऑटो दोनों के अंदर बाइंग आ रही है। खैर एनी हाउ, एक स्टॉक और है, हालांकि दिल्ली वालों को ज़्यादा फील नहीं हो रही होगी इस समय गर्मी, क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही है और वहाँ पे मौसम थोड़ा डिप भी है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर गर्मी बढ़ती है तो फिर से IEX चल सकता है। मितेश आप एक बार जरा इसके चार्ट देखिए, ये ना एक सीजनल प्ले है। मेरा ऐसा मानना है कि जब गर्मियों की शुरुआत होने को हो और टिल गर्मियों के ख़त्म होने को हो, कम से कम IEX को रखना चाहिए। जब मौसम विभाग ये कि गर्मी बढ़ेगी, अब वो अभी नहीं है तो हो सकता है बाद में हो। अगर शेयर आपको ठीक लग रहा है तो पूरे सीजन के लिए रख सकते हैं। सीजन का मतलब अक्टूबर तक है सर। स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट की कगार के ऊपर है और आपने जो ये लेवल पकड़ा है वो बराबर स्टॉक जो है वो यहाँ से ही ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि इसका जो हाई था
23 सितंबर 2022 उसका जो 158.20 का जो हाई था वही क्रॉस करने की कगार में है। तो आपने बहुत सही जगह पे इस स्टॉक को पकड़ा है। अगर 160 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, तो इमीडिएटली डेफिनेटली हमें ऊपरी स्तरों के ऊपर क्लोज टू 200 से 210 के टारगेट दिखेंगे। तो डेफिनेटली अगर वीकली चार्ट के ऊपर 160 के ऊपर अगर मुझे क्लोज मिलता है तो डेफिनेटली ये बाय रहेगा। आपने मुझे याद है कुछ हफ्ते पहले हमसे जब बात की थी तो आपने एमआरएफ पर भी बात की थी यार कि टायर स्टॉक सारे स्टॉक्स में अच्छी मूव है, और आप एमआरएफ को देखें तो वहाँ पर भी आज पिछले 2-3 दिन से एमआरएफ के टायर स्टॉक सारे चल रहे हैं, लेकिन एमआरएफ के वो लेवल्स बहुत क्लोज है। आपने तो 1 लाख का टारगेट दिया था, आई थिंक कब दिया था मितेश? बिफोर 3 months, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। बिफोर 3 months हमारी चैनल के ऊपर हम सबसे पहले थे मार्केट में जिन्होंने ये एडवोकेट किया था कि पहला इंडियन स्टॉक मार्केट का वो पहला शेयर होगा जो 6 डिजिट में जाएगा, जो है एमआरएफ। 1 लाख का पहला टारगेट था, दूसरा टारगेट हमने एडवोकेट किया था 1,25,000 का। तो हमने से ये पहले दर्शकों को बताया था कि सबसे पहला जो स्टॉक इंडियन मार्केट में जो 6 डिजिट में जाएगा फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वो एमआरएफ है। और जब हमने बताया था तब स्टॉक का भाव अराउंड 88,000 90,000 का था। अभी वी आर क्लोज टू दैट मैजिकल फिगर ऑफ 1 लाख रुपीज। हमें लग रहा है कि ये बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड है एमआरएफ के लिए, और पहली बार ये होगा कि बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग 6 डिजिट में स्टॉक्स देखते हैं, तो हमारे मार्केट में भी ये पहला स्टॉक होगा जो कंटिन्यूअसली 6 डिजिट के ऊपर ट्रेड करेगा। तो हमारे हिसाब से पहला 1 लाख का टारगेट हमारा लक्ष्यांक है, दूसरा है 1,25,000। ट्रेंड का बिगिनिंग है शायद टॉवर्ड्स दिस ईयर एंड 2023 में हमको शायद ये स्टॉक जो है वो 1,25,000 से 1,30,000 के बीच में ट्रेड हो सकता है। तो हमारा पहला टारगेट बहुत जल्द अचीव होगा। अल्टीमेट टारगेट हमारा है 1,25,000। ठीक है, तो एक पॉइंट आप और नोटिस कर सकते हैं, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपके पास यूएस फ्यूचर्स को देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि बाज़ार का आज की जो गिरावट है वो सिर्फ इंट्राडे की हो सकती है, उसके बाज़ार चल सकता है। इसका जवाब हो सकता है कि हाँ, इसका जवाब हो सकता है हाँ। वो इस वजह से क्योंकि निफ्टी ने अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरियाज़ को ब्रेक नहीं किया, जिसका लेवल है 18,000। एक बार ज़रा बैंक निफ्टी भी दिखाइए। बैंक निफ्टी ने इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिरावट दिखाई है, लेकिन वो 42,600 के आसपास आ गया, ऑलमोस्ट इंट्राडे लो पे। ये सीवियर गिरावट है 2.5% की। एथिकली तो ये कंटिन्यू होनी चाहिए, लेकिन कई बार आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज़ी से चलते हैं या फिर हल्के बाज़ार में गिरते हैं तो बाज़ार रुकता और चलता भी बहुत तेज़ी से है। तो थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में छोड़ के जा सकता है आपको मार्केट इंडाइसिस के हिसाब से। इसलिए आप चाहें तो पोजीशंस को अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा हफ्ते भर का प्रॉफिट था और मेरे को बुक कर लेना चाहिए तो आप बुक कीजिए। बड़ा धर्म संकट होता है, ये बात हम समझ सकते हैं आपके लिए, लेकिन हम आपको सुबह से चेता भी रहे थे कि थोड़ा बैंक निफ्टी पे ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मूड ख़राब कर सकता है सबका। बट एनी हाउ फिर भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक एडवांस डिक्लाइन में आपको और वापस से दिखाना चाहता हूँ। अभी ना थोड़ा ख़राब हुआ है एडवांस डिक्लाइन, थोड़ा पीसीआर विक्स वगैरह भी बड़ा है, थोड़ा पीसीआर भी नीचे आया है। ये सारे ना मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, ये एक ही दिन में ख़राब नहीं होंगे और एक ही दिन में ठीक भी नहीं होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा बाजार साइडवेज टू नेगेटिव या स्लाइटली पॉजिटिव रहेगा, साइडवेज हो जाएगा क्योंकि अच्छे स्ट्रॉन्ग बेस उसके पास बना हुआ है। अब 2 मिनट रह गए मार्केट सिर्फ बंद होने में, तो प्रियंका आपको ये बता रही है कि कौन कौन से शेयर बढ़ रहे हैं, कौन कौन से शेयर आज गिर रहे हैं। मोटा मोटी मैक्रो वाली चीज़ें मैंने सारी आपके सामने रख दी हैं। तो आप वॉल्यूम कम रखें। पूरे बाजार में एक ही तरीका है बचने का, वह है लो वॉल्यूम। कम वॉल्यूम होगा तो इस तरह के 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी गिरावट को भी आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये हफ्ता क्लोज हुआ, ट्रंकेटेड वीक वैसे ही था। और अब जिस नोट पर हम जा रहे हैं, पोजीशंस लाइट थी और आप बैंक्स पर एक ड्रैग देख रहे हैं। आज दिन भर में एक्शन मेन हुआ क्या, फिर थोड़े से वीकली गेन्स की भी बात करेंगे। मेजरली ड्रैग तो आपके लिए बैंक्स की तरफ से आया, 1000 पॉइंट आपने बैंक निफ्टी पर इरोड होते हुए देखा। और बड़े ड्रैग्स जो निकल के आए वो HDFC ट्विन से आया, चाहे HDFC बैंक हो, HDFC लिमिटेड हो। इंडसइंड बैंक तो ऑलरेडी 2-3 दिन से गिर रहा था, उसने भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ड्रैग के साइड पर किया। उसके अलावा आप मेटल पैक को देखें, हिंडाल्को, टाटा स्टील, तो जो टॉप लूजर्स
लूजर्स हैं उसमें आप बात करें तो हिंडाल्को और टाटा स्टील अगले लूजर्स हैं टॉप लूजर्स में। गेनर्स की आज बात करें क्योंकि बाजार में आज सुबह से ही एक सेलिंग प्रेशर बैंक्स पे हावी था, ड्रैग था, लेकिन बाजार डिफेंसिव और कंजम्पशन स्टॉक्स की तरफ भी टिल्टेड दिखाई दिया। टाइटन जैसे स्टॉक्स में अच्छी मूव थी। पहले 5 अगर गेनर्स की बात करें तो उसमें टाइटन जैसे स्टॉक, अल्ट्राटेक सीमेंट सिर्फ एक छोटे से ब्रीदर के लिए बाजार जब एक नंबर्स आए थे उस दिन उसके बाद उसने एक ब्रीदर लिया होगा, लेकिन उसके बाद तब तक लगातार से आप देखें सीमेंट काउंटर्स में अल्ट्राटेक की मूव बनी हुई है। आज भी एक निफ्टी का गेनर है। ऑटो पैक से पूरे हफ्ते एक अच्छा सपोर्ट मिला है। ना सिर्फ और मेजरली हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टू व्हीलर स्पेस से ये स्टॉक्स आए हैं। मारुति जैसे स्टॉक्स ने परफॉर्म किया इस हफ्ते। आपको याद होगा प्रोडक्शन टारगेट्स FY25 तक के लिए कंपनी ने लेट डाउन किया है और ये एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ में हमने दी थी और मारुति पे मूव्स दिख रही हैं। हीरो मोटो, बजाज ऑटो, आयशर मोटर, इनमें मूव्स हैं और टाटा मोटर्स ऑलरेडी स्ट्रेंथ के साथ काम कर ही रहा है। यहाँ पर आप मूव देख रहे हैं। क्रूड डेरिवेटिव ट्रेड्स आपको इस पूरे हफ्ते में अच्छे करते हुए दिखाई दे क्योंकि क्रूड की चाल आप देखेंगे वहाँ लगातार प्रेशर है। तो पेन स्टॉक्स हुए, ल्यूब्रिकेंट स्टॉक्स हुए, टायर स्टॉक्स हुए फॉर दैट मैटर, और कहीं ना कहीं पैकेजिंग कॉस्ट इम्पैक्टेड होती है तो वहाँ FMCG और कंजम्पशन स्टॉक्स वहाँ पर भी आपको मूव दिखाई दी। निफ्टी गेनर्स में एशियन पेंट्स का भी नाम इसमें शामिल होगा और इनफैक्ट लूजर्स की अगर बात करें तो वहाँ पे भी पहले जो काउंटर्स दिख रहे हैं वो बैंक्स क्लियरली दिख रहे हैं। फेडरल बैंक है। BHEL में आज एक ड्रैग आपको 6% का दिख रहा है। वहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स है पावर जिसकी वजह से आप कोल माइंस की कुछ अमेंडमेंट बिल पहुंचा हुआ है जिसकी वजह से आप BHEL, थर्मैक्स, इनमें आप एक नेगेटिव मूव देख रहे हैं। आदित्य बिरला फैशन ड्रैग कर रहा है और साथ ही मेटल्स में स्टील नहीं चल रहा तो एल्यूमिनियम पे भी आज ड्रैग है। नैल्को भी नीचे है। मिड कैप गेनर्स में इनफैक्ट ऑटो में अगर आप देखें स्ट्रेंथ टू व्हीलर स्पेस में TVS मोटर्स में भी पिछले पूरे एक साल में स्ट्रेंथ अच्छी रही है और आज भी आप देखें नंबर्स के बाद इसमें भी एक अच्छी मूव देखने को मिली है। ABB यहाँ स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे नंबर्स के बाद। इसके अलावा पेरेंट ग्रुप की जो ग्लोबल कंपनी है उसकी गाइडेंस इंडिया को लेकर भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी जिसके चलते यहाँ पर मूव देख रहे हैं। टायर स्टॉक्स का जिक्र हमने किया ही। वीकली गेनर्स क्लियरली आपको ऑटो और साथ ही ऑटो एंसिलरी इन्हीं स्पेस से देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप स्ट्रेट 6th वीक है जब आप इसमें एडवांसेस देख रहे हैं और बड़ा सबसे लीडिंग सेक्टर जो इस पूरे हफ्ते रहा वो ऑटो, एनर्जी, ये स्पेसेस रहा। तीसरा था FMCG का स्पेस। लेकिन अब आज देखना होगा कि US में वहाँ पर जॉब पेरोल नंबर्स आने हैं, जॉब रिपोर्ट डेटा आना है, वो किस तरह का आता है, वो बड़ा बेंचमार्क होता है फेड के लिए इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी को मापने का। तो फिलहाल शो को यही वाइंड अप करेंगे। सोमवार को आपसे फिर होती है मुलाकात। नितेश और राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।